वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे संविधानवाद क्या है। संविधानवाद उदारवादी लोकतांत्रिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबरल डेमोक्रेटिक, इसके बारे में आप लोग इसमें जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज तक राजनीतिक चिंतन के इतिहास का जिस रूप में हम अध्ययन करते रहे हैं, उसे दृष्टि में रखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन यूनान से प्रारंभ होता है। राजनीतिक चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है? यूनान से। इस राजनीतिक चिंतन के दो प्रारंभिक विचारक हैं, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिक राजा का असीमित शासन है, लेकिन अरस्तु का आदर्श राज्य है विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य। ऐसा राज्य या ऐसा शासन जिसमें सर्वोच्चता की स्थिति किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि विधि यानी कानून को प्राप्त है। विधि की सर्वोच्चता वाला यह राज्य ही विधि का शासन या संविधानवाद है और अरस्तु को संविधानवाद का जनक कहा जा सकता है। चलिए जानते हैं संविधानवाद का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद का आशय। फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिकी संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने सम्मेलन के एक प्रारंभिक भाषण में कहा था, यदि हम देवता होते तो शासन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हम शासन करने वाले देवता होते तो हम शासक वर्ग को समस्त शक्तियां सौंपकर निश्चित हो जाते और शासक वर्ग पर कोई नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और हम पर शासन करने वाले भी मनुष्य ही है। ऐसी स्थिति में पहले तो शासक वर्ग को शक्तियां सौंपनी होती है, जिससे उसके द्वारा मनुष्य की भीड़ को एक व्यवस्थित समाज का रूप दिया जा सके, और उसके बाद इस शासक वर्ग की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने होते हैं, जिससे उसके द्वारा शासन की शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जा रही है। प्राचीन काल में इस प्रकार के नियंत्रण नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों और औचित्य अनौचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे, लेकिन अनुभव यह रहा कि उपयुक्त प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता स्वयं शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती है, और जब कभी विद्यमान शासक वर्ग की सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो, शासक वर्ग औचित्य की धारणाओं की मनमानी व्याख्या करते हुए सत्ता पर निहित नियंत्रणों की अवहेलना और उल्लंघन का मार्ग अपना लेता है। अतः यह सोचा गया कि शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण होने चाहिए। प्रत्येक देश में यानी हर एक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं। पहला है साधारण कानून और दूसरा संवैधानिक कानून। ठीक है, अर्थात संविधान। संवैधानिक कानून का मतलब संविधान। इसमें सामान्यतया संवैधानिक कानून को सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून से शक्तियां प्राप्त होती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में ही होनी चाहिए और नियंत्रणों की यह व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए, जिससे उसकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो जाए। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। विलियम जी एंड्रयूज के शब्दों में कहा जा सकता है, संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। संविधान के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगाई जाती है। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी है। संविधानवाद शासन और नागरिक के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिकों के लिए आतंक का विषय न बन जाए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ताओं की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए, अपितु इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए। अर्थात
सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में संभव बनाने के लिए संवैधानिक नियंत्रणों और प्रतिबंधों की प्रभावशाली व्यवस्था हो। सीधे साधे शब्दों में संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। सीधे साधे सरल शब्दों में संविधानवाद का क्या आशय है? सीधे साधे सरल शब्दों में संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। संविधानवाद आज के राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख धारणा और प्रेरणा है और इस कारण लगभग सभी आधुनिक राजनीतिक चिंतकों द्वारा इस पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। संविधानवाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो है इस प्रकार है। पिनॉक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद अरस्तु के समय से चला आ रहा है और सेबाइन के अनुसार अरस्तु के मत में संविधानवाद के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला, यह शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है। दूसरा, यह विधि सम्मत शासन होता है और तीसरा, यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन है। J.S. राउसैक के अनुसार एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। ब्लोंडेन के अनुसार संवैधानिक शासन वह है जो विशेषतया उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो। के.सी. वियर ने संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियम अनुकूल शासन। संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। ठीक है, संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य क्या है? संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलाने वालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बंधन रहे। संविधानवाद की धारणा निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक और गतिशील धारणा है। चलिए आप जानते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इस आधार पर कुछ व्यक्ति इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधानवाद में अंतर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर C.F. स्ट्रॉन्ग और कॉरी तथा अब्राहम के द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है। C.F. स्ट्रॉन्ग के शब्दों में संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कॉरी तथा अब्राहम लिखते हैं, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है। यदि संविधानवाद शासन और शासक वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है तो यह बात सही भी है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद को कभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल बन जाता है। बलपूर्वक स्थापित सैनिक शासन, तानाशाही का अन्य कोई रूप या अन्य कोई अत्याती शासन ऐसा उदाहरण है। ऐसी स्थिति को लक्ष्य करते हुए विलियम जी एंड्रयूज लिखते हैं कि संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। निरंकुश शासक संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं और मान सकते हैं। इस संबंध में सोवियत रूस का उदाहरण देते हुए एंड्रयूज आगे लिखते हैं, सोवियत नेता अपने तथाकथित सर्वाधिक लोकतंत्रीय संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।
इसके विपरीत वस्तुतः वह संविधान यानी सोवियत संघ का संविधान ही संविधानवाद की मूल धारणा के अनुरूप नहीं है। इसके द्वारा शासन की कोई प्रभावी सीमाएं ही निर्धारित नहीं की गई है। केसी वियर ब्लोंडेल और अन्य आधुनिक लेखक भी इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधानवाद निश्चित रूप में संविधान के अनुरूप शासन से कुछ अधिक है। संविधान और संविधानवाद सभी परिस्थितियों में एक नहीं होते, उनमें कुछ अंतर होते हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार है। परिभाषा की दृष्टि से जहां संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, वहां संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान में किसी प्रकार के मूल्य, विश्वास और आदर्श निहित रहते हैं, जबकि संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण होता है। प्रकृति की दृष्टि से भी दोनों में यानी संविधान और संविधानवाद में अंतर किया जा सकता है। संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। संविधान रूपी साधन के माध्यम से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। उत्पत्ति की दृष्टि से जहां संविधानवाद सदैव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है, वहां वर्तमान समय में संविधान सामान्यतया निर्मित होते हैं और जो औपचारिक संशोधनों तथा परंपराओं के विकास के आधार पर अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते रहते हैं। औचित्य यानी लेजिटिमेसी के आधार पर यदि अंतर करें तो जहां संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतया विचारधारा के आधार पर होता है, वहां संशोधन का औचित्य मुख्यतया विधि या कानून के आधार पर ठहराया जाता है। संविधान और संविधानवाद में सबसे अधिक प्रमुख अंतर क्षेत्र की दृष्टि से है और संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत व्यापक है। संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी इंक्लूसिव धारणा है, लेकिन संविधान एक अपवर्जक यानी एक्सक्लूसिव धारणा है। एक देश के मूलभूत नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, लेकिन संविधानवाद नियमों और कानूनों का संग्रह मात्र ही नहीं होता। राजनीतिक जीवन के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श और संस्कृति सभी कुछ संविधानवाद में समाये हुए रहते हैं। संविधानवाद निश्चित रूप में संविधान से कुछ अधिक है। प्रत्येक देश का अपना एक अलग संविधान होता है, जिसे अन्य संविधानों से कुछ विशिष्टता प्राप्त होती है, लेकिन प्रत्येक देश का अपना एक अलग मौलिक संविधानवाद नहीं होता। संविधानवाद की 2-3 अवधारणाएं ही बतलाई जा सकती है, जैसे कि पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। संविधानवाद की एक अवधारणा से संबंधित विभिन्न देशों के संविधान में एक मूलभूत समानता पाई जाती है, लेकिन संविधान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशिष्टता होती है। संविधान और संविधानवाद में उपयुक्त अंतरों के बावजूद संविधान और संविधानवाद एक दूसरे के सहायक तथा पूरक भी है। संविधान संविधानवाद का मूल आधार है और संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी ओर संविधान का लक्ष्य संविधानवाद होना चाहिए, तभी संविधान की कोई सार्थकता है। चलिए जानते हैं संविधानवाद की क्या विशेषताएं होती है। संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबद्ध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधान में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति
अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। संविधानवाद समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं और मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधान में समानता पाई जाती है। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मूलतः साध्य से संबंधित अवधारणा है, लेकिन यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों की ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन और स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक व वास्तविक बनता है। अब आप जानेंगे संविधानवाद के लक्षण। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद बतलाई जाती है। लेकिन आज भी संविधानवाद का विचार मूलतः पाश्चात्य संविधानवाद ही पर आधारित है। इस दृष्टि से संविधानवाद के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। संविधान संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासक शक्तियों को सीमित करने की संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान की ही देन हो सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लचीला या कठोर कैसा भी हो सकता है, लेकिन विकसित, लिखित और पारिभाषिक दृष्टि से लचीले संविधान लगभग बीते हुए समय की चीज बन चुके हैं और उनके आधार पर संविधानवाद को प्राप्त कर पाना केवल ब्रिटेन जैसे राजनीतिक परिपक्वता वाले राज्यों में ही संभव है। आज सामान्य धारणा यह है कि संविधान निर्मित और लिखित होना चाहिए, जिसमें शासन की शक्तियों पर प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख हो और संविधान में संवैधानिक कानूनों को साधारण कानूनों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो। जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतंत्रीय शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। हमें लोकतंत्र को ही संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का समरूप मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। साम्राज्यवादी जर्मनी शायद ही लोकतंत्र कहला सकता था, यद्यपि वहां संविधानवाद का अस्तित्व था, क्योंकि शासन सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार होता था, न कि निरंकुशता पूर्वक अथवा मनमाने ढंग से। दूसरी ओर आज के कुछ तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जिस प्रकार से मनमाने रूप में आचरण करती है, उसके कारण प्रत्येक लोकतंत्रीय राज्य को संविधानवादी राज्य कह पाना संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर भी लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है और कार्टर तथा हर्ज के शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। अरस्तु के समय से ही यह विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं बल्कि विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। शासन विधि सम्मत होना चाहिए और शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। संविधानवाद का सर्वाधिक प्रमुख आधार विधि सम्मत और सीमित शासन ही है। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। मानव स्वभाव पर आधारित एक अकाट्य सत्य है और संविधानवाद सत्ता को सीमित करने की एक व्यवस्था है। मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 1791 ईस्वी में जब अमेरिकी संविधान में
10 संशोधन कर संविधान में नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, उसी समय से यह विचार मान्य है कि संविधान में ही नागरिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए, जिससे नागरिकों के अधिकार शासन की दया पर ही निर्भर न रहे। आज इस विचार को समस्त विश्व में सामान्य मान्यता प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है और न्यायपालिका यह कार्य तभी संपन्न कर सकती है जबकि उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र स्थिति प्राप्त हो। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की एक आवश्यक शर्त बन जाती है। वस्तुतः न केवल न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए जिससे न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सके जो मूल अधिकारों का हनन करने वाले और संविधान के प्रतिकूल हो। कार्टर और हर्ज लिखते हैं, मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधानवाद की सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रेडरिक लिखते हैं कि जनसमूह भी उतना ही निरंकुश हो सकता है जितना कि मुकुट धारण करने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति। अतः लोकतंत्र को संविधानवादी शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत और अधिकाधिक संभव सीमा तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है। ठीक है, कार्ल जे फ्रेडरिक ने क्या लिखा है? कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का अभिप्राय है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति विभाजन सिद्धांत एक लचीली और गतिशील धारणा है जिसका मूल लक्ष्य सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यवस्था है। अतः संविधानवाद के लिए शक्ति विभाजन सिद्धांत की मूल भावना को ग्रहण करना होगा। यह भी नितांत सत्य है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षात्मक व्यवस्था का कार्य करता है। सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक बार बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित और सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं होती। अतः सत्ता धारकों में शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्ल जे फ्रेडरिक लिखते हैं, व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। सत्ता में शांतिपूर्वक परिवर्तन तभी संभव है जबकि निश्चित अवधि में चुनावों की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो और लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के साधनों को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इसके अलावा इसके अतिरिक्त समाज के मूल्य और आदर्श बदलते रहते हैं। अतः संविधानवाद का आदर्श इस बात की मांग है कि व्यवस्था में अपने आप को इन बदलते हुए मूल्यों के अनुसार ढालने की क्षमता होनी चाहिए। संविधानवाद के लक्षण में श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद, हेल्दी ट्रेडिशंस एंड सोशल प्लूरलिज्म भी शामिल है। संविधानवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक परंपराएं और बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व है। यदि किसी समाज में सुस्थापित परंपराएं हैं तो शासन इन परंपराओं की उपेक्षा करके जनमत को क्रुद्ध करने का यानी गुस्सा दिलाने का साहस नहीं कर पाएगा। सामाजिक बहुलवाद समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का महत्व इस दृष्टि से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर एकता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया है, दक्षिण अमेरिकी राज्यों में वे अधिकारी वर्ग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकती है। रॉबर्ट ए डहल अपनी पुस्तक अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में लिखते हैं कि निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रभावशाली साधन है। संविधानवाद के कुछ अन्य लक्षण भी बतलाए जाते हैं, जैसे संघवाद, स्वस्थ लोकमत और प्रेस की स्वतंत्रता आदि। संविधानवाद के संबंध में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि संविधानवाद मूलतः एक गतिशील धारणा है। प्रथम महायुद्ध तक
यानी कि 1918 तक पाश्चात्य संविधानवाद को ही संविधानवाद समझा जा सकता था, लेकिन प्रथम महायुद्ध के समय, विशेषतया द्वितीय महायुद्ध के समय से परिस्थितियां बहुत अधिक तेजी से परिवर्तित हो रही है। आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के बिना संविधान के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अतः संविधानवाद को प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य संविधानवाद का आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। संवैधानिक राज्य की उत्पत्ति एवं संविधानवाद का विकास, ऑरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संवैधानिक राज्य की उत्पत्ति एवं विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। संवैधानिक राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियों, शासित के अधिकारों और इन दोनों के बीच के संबंधों का समायोजन किया जाता है। इस प्रकार का राज्य एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक दोनों ही होता है। इसका प्राचीनतम रूप यूनानियों और रोम के इतिहास में मिलता है। यद्यपि वह आज के रूप से अत्यधिक भिन्न है, क्योंकि आधुनिक संविधानवाद राष्ट्रवाद और प्रातिनिधिक लोकतंत्र के दोहरे आधार से विकसित हुआ है। यूनानी संविधानवाद, प्राचीन यूनान में नगर राज्य प्रचलित थे। प्लेटो और अरस्तु ने नैतिक दृष्टि से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया था। प्लेटो ने अति मानव की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अरस्तु ने व्यवहारिक राज्य पर अपने विचार प्रकट किए। चूंकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही नगर राज्य की परिधि से बाहर निकल पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूनानी संविधानवाद इतिहास की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सका। रोमन संविधानवाद, रोम के अधीन महान साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। उन्होंने अपने कानून का संहिताकरण किया और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया, जो संविधानवाद के अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांतों में शामिल किया जाने लगा। मध्यकाल में संविधानवाद, मध्यकाल में प्रतिनिधि शासन का शुभारंभ हुआ, जो आधुनिक परोक्ष लोकतंत्र का आधार है। इसी युग का परिषदीय आंदोलन संविधानवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पुनर्जागरण और संविधानवाद, इस काल में नैतिकता और राजनीति को पृथक किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना संविधानवाद के इतिहास में अभूतपूर्व व्यवस्था थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद कैसा था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद का एक नया मॉडल अस्तित्व में आया, जिसे दुनिया के सभी साम्यवादी देशों में देखा जा सकता है। तीसरी दुनिया के देशों में संविधान निर्माण के कई दिलचस्प प्रयोग किए गए ताकि वे संवैधानिक राज्य का रूप ले सके। तीसरी दुनिया के अनेक देशों ने ब्रिटिश या अमेरिकी शासन व्यवस्था को अपनाया। अरस्तु के समय से लेकर आज तक संविधानवाद के इस विकास के परिणाम स्वरूप संविधानवाद के 3 रूप सामने आए हैं। ये है पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी संविधानवाद, और साम्यवादी देशों का संविधानवाद, और विकासशील देशों का संविधानवाद। अब आप जानेंगे संविधानवाद की विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पिनॉक और स्मिथ तथा अन्य कुछ लेखकों ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि संविधानवाद की एक ही अवधारणा है और वस्तुतः एक ही अवधारणा हो सकती है, और वह है पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा। पिनॉक और स्मिथ के इस विचार में आंशिक सत्य होते हुए भी इसे पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है और इस कारण देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधानवाद के एक से अधिक रूप हो सकते हैं। यदि संविधानवाद राजनीतिक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का बोध कराता है, तो ये आदर्श विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग भी हो सकते हैं। अतः भिन्न संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद की अवधारणा भिन्न हो सकती है। अतः उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के आधार पर संविधानवाद की 3 अवधारणाएं हो सकती है। संविधानवाद की 3 अवधारणा है: संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा। अब आप एक एक करके जानेंगे कि संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा क्या है, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा क्या है और संविधानवाद की विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा क्या है। तो संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा या उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा क्या है?
पाश्चात्य संविधानवाद में साध्य तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता और साधन तत्व सीमित सरकार है। उदार लोकतंत्रों में संविधानवाद का प्रमुख आधार संस्थागत और प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित सरकार है। ये प्रतिबंध ही राजनीतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन से बचाव व्यवस्था करते हैं। इसलिए पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक शक्ति पर सुनिश्चित नियंत्रण व्यवस्था ही मूल तत्व है। पाश्चात्य संविधानवाद के दार्शनिक आधार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना। इन दार्शनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति का संस्थाकरण किया जाता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों के स्थान पर संस्थाओं में निहित की जाती है। शक्ति को संस्थाओं में निहित करके दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। पहला, सरकार को सीमित रखा जाता है तथा दूसरा, सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। किसी भी प्रकार की संस्थात्मक व्यवस्था सरकार को तभी सीमित और उत्तरदायी रख सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व प्रतिनिधात्मक हो और समाज व्यवस्था बहुल एवं खुली हो। सरकार को सीमित करने तथा उसे उत्तरदायी रखने की सभी संस्थागत व्यवस्थाएं निम्न अवस्थाओं में ही प्रभावशाली बन सकती है। सरकार लोकतांत्रिक ढंग से संगठित हो, सरकार प्रतिनिधात्मक हो, बहुल एवं खुली सामाजिक व्यवस्था हो आदि। राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य समाजों में अनेक संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे कि विधि का शासन, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण संतुलन आदि। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। पाश्चात्य संविधानवाद में राजनीतिक उत्तरदायित्व को व्यवहार में प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव की व्यवस्था की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक शक्ति के एकाधिकार से बचाव व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में निहित रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति तभी रहती है जब निम्न संस्थात्मक व्यवस्था हो, जैसे कि नियमित चुनाव, राजनीतिक दलों और समूहों की स्थापना का वातावरण, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, लोकमत की प्रभावशीलता, सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में पाश्चात्य संविधान के अधिकांश लक्षण विद्यमान हैं और इस प्रकार ये देश पाश्चात्य संविधान से जुड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सरकार और राजनीतिक शक्ति के बारे में साम्यवादियों की धारणा पाश्चात्य उदारवादी धारणा से एकदम भिन्न है। साम्यवादी सरकार को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जो धनिक वर्ग के निर्धन वर्गों से रक्षा का कार्य करती है। ठीक है, साम्यवादी सरकार को पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मानते हैं, जो धनिक वर्ग की निर्धन वर्गों से रक्षा का ही कार्य करती है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति है। जिनके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी, उसी के हाथ में राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी। इसलिए पूंजीपति ही राजनीतिक शक्ति के धारक और संचालक होते हैं। साम्यवादी सैद्धांतिक दृष्टि से सरकार को नियंत्रित करने की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी पाश्चात्य जगत द्वारा बिछाए हुए नियंत्रणों की जाल व्यवस्था से सहमत नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह राजनीतिक नियंत्रण आर्थिक शक्ति को नियंत्रित नहीं करते और इसलिए आर्थिक शक्ति को नियंत्रित किए बिना राजनीतिक शक्ति पर लगाए गए नियंत्रण न केवल भ्रमकारी है बल्कि व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए वे ऐसे नियंत्रणों में विश्वास करते हैं जो समाज की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित कर सके तथा ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें कि यह शक्ति किसी वर्ग विशेष के पास न रहकर सारे समाज में निहित हो जाए, तथा ऐसे समाज की रचना चाहते हैं जो वर्ग रहित, राज्य रहित हो तथा जिसमें हर व्यक्ति आर्थिक उत्पादन में सहभागी हो तथा हर व्यक्ति की आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति संभव हो सके, ताकि आर्थिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति का शोषण संभव न हो। अतः संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा के स्पष्टीकरण साम्यवाद की आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ में ही किया जा सकता है। ये मान्यताएं इस प्रकार है: सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता, समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व तथा राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना।
आर्थिक शक्ति को सार्वजनिक सत्ता के अधीन बनाने के लिए साम्यवादी समाजों में प्रायः निम्न संस्थागत व्यवस्थाओं को प्रमुखता दी जाती है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, संपत्ति का समान वितरण तथा राजनीतिक शक्ति पर साम्यवादी दल का एकाधिकार। संक्षेप में संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा पाश्चात्य संविधान की अवधारणा से भिन्न है, यानी अलग है। उनके अनुसार उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और संपत्ति का समान वितरण ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं है जो राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को प्रभावशाली ढंग से रोकती है और संविधानवाद के आदर्शों का व्यवहार में कुछ लोगों को नहीं, सब नागरिकों को उपलब्ध कराती है। रूस तथा अन्य साम्यवादी संविधानों में पाई जाने वाली सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं संविधानवाद की स्थापना करती हुई दिखाई देती है, परंतु वास्तव में सोवियत रूस में संविधानवाद का अनुसरण नहीं होता है। रूस में राजनीतिक शक्ति के धारकों पर संवैधानिक नियंत्रणों की सभी संस्थात्मक व्यवस्थाएं केवल औपचारिकता मात्र है। वहां संविधान सरकार पर प्रभावी नियंत्रणों की व्यवस्था नहीं करता है। साम्यवादी दल के सत्ता पर एकाधिकार और इस तथ्य से उत्पन्न तानाशाही व्यवस्था के कारण ये संस्थात्मक व्यवस्थाएं निरर्थक बन जाती है। इस आधार पर अनेक विचारकों और लेखकों द्वारा यह विचार व्यक्त किया जाता रहा है कि साम्यवादी राज्य व्यवस्थाएं संविधानवाद की धारणा के अनुरूप नहीं है। मेयर ने इसे संविधानवाद के विचार का ही तीव्र निषेध बताया है। 1917 में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोवियत रूस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुई थी। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के काल में पूर्वी यूरोप के राज्यों द्वारा 1949 में चीन द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस संविधानवाद से जुड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता पर संस्थागत नियंत्रणों का सदैव ही अभाव रहा है तथा इस कारण साम्यवादी संविधानवाद के प्रति जन असंतुष्टि का भाव सदैव ही कम अधिक रूप में विद्यमान रहा है। लेकिन 1985 से 91 के वर्षों में यह जन असंतुष्टि तीव्रतम रूप में उभरकर सामने आई। परिणामतया सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राज्यों ने साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और अब वे उदारवादी लोकतंत्रों पर आधारित संविधानवाद को अपनाने की दिशा में अग्रसर है। इस साम्यवादी संविधानवाद की सबसे प्रमुख उपलब्धि आर्थिक संतुष्टि या आर्थिक सामाजिक न्याय बतलाई जाती रही है। लेकिन अब यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि यह साम्यवादी राज्य जिस आर्थिक संतुष्टि और आर्थिक सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की बात करते रहे हैं, 75 वर्ष सोवियत रूस के संबंध में और 40 वर्ष पूर्वी यूरोप के राज्य की यात्रा के बाद भी वे उसे प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था को संविधानवाद की अवधारणा कह पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। संविधानवाद के विकासशील लोकतंत्रों की अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशंस। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों की अनेक राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे कि राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, आर्थिक विकास की समस्या, सुरक्षा की खोज, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या, आधुनिकीकरण में रुकावटों की समस्या, राजनीतिक संरचना विकल्पों के चुनाव की समस्या आदि, जिससे संविधानवाद के आधार पर निश्चित नहीं हो पाए हैं। इन समस्याओं की वजह से संविधानवाद के आधार विकासशील देशों में निश्चित नहीं हो पाए हैं। विकासशील देशों की उपयुक्त समस्याओं के बावजूद संविधानवाद के कतिपय लक्षण स्पष्ट परिलक्षित होने लग गए हैं। जैसे संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है, संविधानवाद मिश्रित प्रकृति रखता है, संविधानवाद प्रवाह के दौर में है, संविधानवाद दिशा रहित चरण में है। संक्षेप में संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है, लेकिन साधनों की दृष्टि से यह अवधारणा साम्यवादी विचारधारा के समीप लगती है। संविधानवाद की इन विविध अवधारणाओं के अध्ययन के आधार पर यह कह पाना संभव है कि संविधानवाद की मूल अवधारणा पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी लोकतंत्री व्यवस्था पर आधारित संविधानवाद ही है। इस बात का लक्ष्य करते हुए C.H. मैकाइवन लिखते हैं, संविधानवाद का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक आग्रह युक्त और सर्वाधिक स्थायी तत्व आज भी वही है जो लगभग प्रारंभ से ही चला जा रहा है, और वह है शासन तंत्र यानी सरकार का विधि द्वारा परिसीमन। शासन तंत्र का विधि द्वारा परिसीमन या सरकार का विधि द्वारा परिसीमन। अब आप जानेंगे संविधानवाद की समस्याएं और इसका हल। ठीक है, संविधानवाद की समस्याएं और निराकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा समझा गया था कि संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाएं अब निरंतर कमजोर होंगी और आगे आने वाले समय में संविधानवाद का भविष्य उज्जवल है। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ। व्यवहार के अंतर्गत पिछली लगभग 5 दशाब्दियां संविधानवाद के केवल उत्थान की नहीं बल्कि संविधानवाद के उत्थान और पतन की कहानी रही है। यदि एक ओर संविधानवाद गहरी जड़ें जमा रहा है तो दूसरी ओर संविधानवाद के सम्मुख यानी सामने नित्य नई समस्याएं खड़ी हो रही है। आज संविधानवाद के सम्मुख प्रमुख रूप से समस्याएं या बाधाएं जो है इस प्रकार है। संविधानवाद के आगे जो समस्याएं हैं वे है युद्ध और तनाव का वातावरण। युद्ध और राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संविधानवाद के मार्ग की एक प्रमुख बाधा है। युद्ध अथवा युद्ध की आशंका की प्रत्येक स्थिति में शासन तंत्र के द्वारा अपनी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि कर ली जाती है और जनता भी सामान्यतया शासन की शक्तियों में इस वृद्धि को स्वीकार कर लेती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि युद्ध के कारण संविधानवाद समाप्त हो जाए, लेकिन युद्ध या राज्यों के बीच तनाव का वातावरण संबंधित राज्यों के संविधानवाद पर भारी दबाव डालकर उसे शिथिल कर देता है। निरंकुशतावाद। संविधानवाद को निरंकुशतावादी प्रवृत्ति का निरंतर सामना करना होता है। निरंकुशतावाद विभिन्न रूपों और नामों में प्रकट होता है। मजदूर वर्ग का अधिनायकवाद, फांसीवाद, नाजीवाद या सैनिक शासन निरंकुशतावाद के ही विभिन्न रूप है और इनमें से किसी का भी संविधानवाद से कोई मेल नहीं हो सकता। अनेक बार स्वयं जनता भी अपने अधैर्य या उग्र राष्ट्रवाद के कारण निरंकुशतावाद की दिशा में आगे बढ़ने की बात सोच लेती है। डॉक्टर केसी वियर के अनुसार संविधानवादी शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न रूपों में निरंकुशतावाद की शक्ति कितनी है। जैसे जैसे वह बढ़ता है वैसे वैसे संविधानवादी शासन पीछे हटता जाता है। अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में निरंकुशतावाद की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण ही संविधानवाद शिथिल अवस्था में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीय शासन के पास अत्यधिक कार्यभार। संविधानवाद के मार्ग में एक बाधा यह है कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में केंद्रीय संस्थाओं जैसे कि व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल या अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति पद के कार्यभार में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। यह केंद्रीय संस्थाएं जब इस कार्यभार को नहीं उठा पाती तब जनता में स्वयं संविधानवादी व्यवस्था के प्रति ही असंतोष की स्थिति उदय होता है। अनेक बार अत्यधिक कार्यभार से पीड़ित ये केंद्रीय संस्थाएं स्वयं ही अपनी शक्तियों का एक भाग ऐसे पदाधिकारियों को सौंप देती है जिनके पास निर्णायक शक्ति का होना संविधानवादी व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। जनता की आर्थिक सामाजिक असंतुष्टि। यदि संविधानवाद आर्थिक सामाजिक संतुष्टि की दिशा में आगे बढ़े तब तो उसका मार्ग निरापद हो जाता है, लेकिन अनेक बार देखा गया है कि संविधानवाद जनता की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का अपेक्षित गति से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप जन आंदोलन की स्थिति खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो आंदोलन की स्थिति इतना गंभीर रूप ले लेती है कि समस्त संविधानवादी व्यवस्था ही संकट में पड़ जाती है और आर वुलहेम के शब्दों में जन असंतोष की स्थिति में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। विभिन्न वर्गों द्वारा संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग, यानी विभिन्न वर्गों के द्वारा संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग। संविधानवाद नागरिकों को शासन की आलोचना करने और शासन का विरोध करने के लिए जन आंदोलन का मार्ग अपनाने का अधिकार भी प्रदान करता है, लेकिन जब विभिन्न नागरिक समूह संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं तब संविधानवाद के लिए संकट खड़ा हो जाता है। नागरिकों द्वारा इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि सरकार का विरोध करने के लिए उनके इस अधिकार की सीमाएं हैं तथा इन सीमाओं का पालन अवश्य ही किया जाना है। शासन में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसके द्वारा संविधानवाद विरोधी तत्व को नियंत्रित किया जा सके। कमजोर सरकार भी संविधानवाद के मार्ग की एक बड़ी समस्या बन जाती है। संविधानवाद के अस्थायी स्थगन से उत्पन्न समस्या। अनेक बार जन असंतोष गंभीर आंदोलन की स्थिति को जन्म दे देता है अथवा संविधानवाद विरोधी तत्वों के द्वारा संविधानवाद के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी जाती है। इस स्थिति का सामना करने के लिए संविधानवाद को आंशिक रूप में और अस्थायी रूप से स्थगित करना आवश्यक हो सकता है।
भारत आदि देशों के संविधानों में आपातकाल घोषित करने के प्रावधान ऐसा ही व्यवस्थाएं हैं। व्यवहार में देखा गया है कि यदि जन जागरूकता की स्थिति और संविधानवाद के अस्थायी स्थगन के आधार पर संविधानवाद विरोधी तत्वों का सफलतापूर्वक सामना कर संविधानवाद को पुनः संपूर्ण अंशों में अपना लिया है, लेकिन इन स्थितियों के अभाव में संविधानवाद का अस्थायी स्थगन संविधानवाद के स्थायी स्थगन का रूप ले लेता है। वियर के शब्द में अस्थायी अधिनायकत्व के स्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। शासकों को संविधानवादी शासन के संरक्षण में सौंपने के साथ साथ उन्हें वापस लौटा लेने के साधन भी हाथ से चले जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त, इन सब के अलावा संविधानवाद के सम्मुख कुछ समस्याएं हैं। ये है संविधानवाद के सम्मुख कौन सी समस्याएं हैं? नौकरशाही की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति, लोकतांत्रिक और संविधानवादी परंपराओं का अभाव, वीर पूजा, हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति, जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण और जन जागरूकता का अभाव आदि। यद्यपि विकसित देश भी इन समस्याओं से मुक्त नहीं है, लेकिन विकासशील देशों के सम्मुख ये समस्याएं अधिक गंभीर रूप में है। ये जो समस्याएं हैं संविधानवाद के सम्मुख, इसके सामने, इन समस्याओं का क्या हल है? इन समस्याओं का निराकरण विकसित देशों और विशेषतः विकासशील देशों में संविधानवाद के सम्मुख कुछ समस्याएं निश्चित रूप से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। इन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ प्रमुख सुझाव जो है इस प्रकार है। संविधानवाद के सामने जो समस्या आती है, इसके समाधान के लिए सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन की आवश्यकता होती है। सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन, यह विचार अत्यधिक अविवेकपूर्ण है कि शासन जितना कमजोर होगा संविधानवाद उतना ही सुरक्षित रहेगा। ऐसी सरकार जो शासन न कर सके संविधानवाद को बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकती। संविधानवाद की रक्षा के लिए आवश्यक है कि शासन बदलती हुई स्थिति का सामना करने के लिए सामर्थ्यवान लेकिन संवैधानिक सीमाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। सामर्थ्यवान लेकिन मर्यादित शासन के लिए आवश्यक इन दो लक्षणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है और संविधानवाद के लिए यह स्थिति नितांत आवश्यक है। यदि नागरिकों का कोई समूह अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों अथवा नासमझी में संविधानवाद के लिए चुनौती बन जाए, तो संविधानवाद की रक्षा के लिए शासन का कर्तव्य हो जाता है कि वह इन तत्वों के विरुद्ध बल प्रयोग करे, लेकिन यह बल प्रयोग उतनी ही सीमा तक होना चाहिए जितनी सीमा तक नितांत आवश्यक हो। शक्तियों का विभाजन, नियंत्रण तथा संतुलन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत को कठोरता के साथ किसी भी राज्य व्यवस्था में नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन संविधानवादी शासन के लिए आवश्यक है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत को उसकी भावना में अवश्य ही अपनाया जाए। इस दृष्टि से नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकार का कोई अंग अनियंत्रित अधिकार और सत्ता के दुरुपयोग की स्थिति प्राप्त न कर ले। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा यदि संविधानवाद की रक्षा के लिए कोई बात सबसे अधिक आवश्यक है तो वह है सत्ता का अधिकाधिक संभव सीमा तक विकेंद्रीकरण। इस दृष्टि से यदि किसी राज्य में धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद की विविधताएं हो और विविध वर्ग संघात्मक व्यवस्था को अपनाने की मांग करे, तो संघात्मक व्यवस्था को अवश्य ही अपना लिया जाना चाहिए। जहां तक सत्ता के विकेंद्रीकरण का संबंध है, एकात्मक शासन में भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थिति को अपनाया जा सकता है और अवश्य ही अपनाया जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा और नागरिकों को उत्तरदायी नागरिक बनाएगा। संविधानवाद के सम्मुख समस्या जो उत्पन्न होती है, उसका हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज की परिस्थितियों में विश्व के लगभग सभी राज्यों में कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। अतः कार्यपालिका तथा साथ ही साथ व्यवस्थापिका की शक्तियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रतिकूल होने पर उन्हें अवैधानिक घोषित करने की शक्ति होनी चाहिए। न्यायपालिका शासन के विविध अंगों को उनकी सीमाओं में रख सके, इस दृष्टि से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति कर हम संविधानवाद के सम्मुख आने वाली समस्याओं को उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, संविधानवाद की रक्षा के लिए लोक कल्याण की घोषणाएं और नारे पर्याप्त नहीं है,
ठीक है। लोक कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संविधानवाद को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक विषमताएं यथासंभव यानी जितना हो अधिकाधिक सीमा तक दूर की जाए तथा आर्थिक सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस संबंध में अधिकांश विकासशील देशों की जनता का धैर्य समाप्ति के कगार पर है। अतः यथासंभव अति शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संविधानवाद की समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। संविधानवाद एक गतिशील व्यवस्था है तथा आज संविधानवाद की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था में कुछ सुधार अपेक्षित है। इस संबंध में कुछ सुझाव अवश्य ही दिए जा सकते हैं। पहला, व्यवस्थापिका सभा की सदस्य संख्या में कमी की जानी चाहिए और समिति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। दूसरा यह कि विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करते हुए अनावश्यक औपचारिकताओं को दूर किया जाना चाहिए। तीसरा, विधानसभा की सदस्यता और मंत्री पद के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य की जा सकती है आदि। वस्तुतः लोकतांत्रिक शासन को सही अर्थों में सामर्थ्यवान शासन का रूप देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाने से संविधानवाद के सम्मुख आने वाली समस्या का हल किया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रभावशाली बनाना होगा। डॉक्टर वियर लिखते हैं, वस्तुतः शांति और समृद्धता संविधानवादी शासन के सबल सहयोगी है। राज्यों के आपसी संबंधों में शांति और सहयोगी संबंधों की स्थिति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। जब कभी कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों में आपसी व्यवहार के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना करे, तब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखने में जितनी सीमा तक सफल होगा, संविधानवाद को बनाए रखना उतना ही सहज होगा। एक प्रश्न यह है कि विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए संविधानवाद के स्थगन का प्रावधान होना चाहिए अथवा नहीं। इसका उत्तर यह है कि आज की परिस्थितियों में और विशेषतया विकासशील देशों में संविधानवाद के मार्ग में जो चुनौतियां आ रही है, उनका सफलता के साथ सामना करने के लिए संविधानवाद के आंशिक स्थगन की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। लेकिन यह स्थगन आंशिक ही होना चाहिए तथा यथासंभव कम से कम समय के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही शासन की इस शक्ति पर विधायी और न्यायिक अंकुश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे संविधानवाद के अस्थायी स्थगन की व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके।